हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो जो है सेकंड पार्ट है स्टरलाइजेशन का, जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिकर्मकों के द्वारा किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम विसंक्रमण यानी कि डिसइंफेक्शन के डेफिनेशन के बारे में। डिसइंफेक्शन किसी रासायनिक अभिकर्मक के द्वारा सूक्ष्म जीवों को प्रत्यक्ष रूप से नष्ट करने की विधि को विसंक्रमण हम कहते हैं। यद्यपि इस विधि से जीवाणु नष्ट नहीं होते, विसंक्रामक वे पदार्थ होते हैं जो जीवाणु की वृद्धि व प्रजनन रूप को नष्ट कर देते हैं। तो ये जो है दूसरी विधि जिसमें हम स्टरलाइजेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, डिसइंफेक्शन। जो पहले हमने इससे पहले विधि पढ़ी थी, यानी कि ऊष्मा की, नम ऊष्मा और शुष्क ऊष्मा के बारे में, ऑटोक्लेव के बारे में जानकारी ली थी। उसमें हम पूरे के पूरे जो सूक्ष्म जीव हैं उनके पूरे के पूरे स्वरूप को नष्ट कर सकते थे, लेकिन इस विधि के द्वारा पूरा का पूरा जो स्वरूप है सूक्ष्म जीव का वो नष्ट नहीं हो पाता है। सिर्फ हम इस विसंक्रामक रासायनिक विधियों के द्वारा उन सूक्ष्म जीवों की प्रजनन और वृद्धियों पर रोक लगा सकते हैं। तो इसमें उपयोग किए जाने वाले बहुत सारे रासायनिक अभिकर्मक हैं, उनमें से मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किया हुआ है। तो सबसे पहले है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड अधिकतर उपयोग में आने वाला एक रासायनिक अभिकर्मक है। इसका उपयोग फार्मेलिन अर्थात 37% फार्मेल्डिहाइड का पानी में घोल या फार्मेल्डिहाइड 70% आइसोप्रोपाइल एल्कोहल और 8% फार्मेल्डिहाइड के रूप में किया जा सकता है। इस घोल में 0.2% सोडियम नाइट्रेट क्षरण रोकने के लिए मिला होता है। फार्मेल्डिहाइड रोगाणुओं की कोशिका भित्ति के प्रोटीन को स्कंदित कर देता है। ये जो फार्मेल्डिहाइड है ये बैक्टीरिया की जो आउटर सेल होती है उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन होते हैं उसको क्या कर देता है, कोगुलेट कर देता है, जमा देता है, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया विभाजित नहीं हो पाते हैं। इससे विसंक्रमण करने में 5 से 15 मिनटों का समय लगता है। यदि इस समय को बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया जाए तो इसके रखे निर्देशों वस्तुओं के बीजाणु भी मर सकते हैं। इसमें कुछ हानियां भी होती हैं, जैसे कि इसकी गंध बहुत तीखी होती है जो असहनीय होती है, जो आँख तथा नेत्र श्लेष्मा कला में जलन उत्पन्न कर सकती है और इसकी भाप विषैली भी होती है। दूसरा, इसके कारण श्वसन खिंचाव, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और डर्मेटाइटिस भी हो सकता है। इसका उपयोग हमको एप्रॉन, दस्ताने वगैरह पहनकर करना चाहिए। इसके ज़रिए से हम पेसमेकर, ट्रांसड्यूसर्स, वैद्युत उपकरण, एंडोस्कोप आदि को स्टरलाइज करते हैं या डिसइंफेक्ट करते हैं। फार्मेल्डिहाइड का धुएं के रूप में भी उपयोग किया जाता है 30 मिनट तक। इसको जिस कमरे को हमको शुद्ध करना हो या ऑपरेशन थिएटर को, तो फार्मेल्डिहाइड गैस का उपयोग करते हैं। दूसरा है इथाइलिन ऑक्साइड। इथाइलिन ऑक्साइड की वाष्प अत्यधिक पारगम्य होती है। इसकी जो है वाष्प का उपयोग करते हैं किसी बैक्टीरिया के शरीर के या उस एक कोशिकीय जीव के शरीर के अंदर जाने के लिए पर्याप्त होती है। इस गैस द्वारा निर्जीवाणुकरण गैस के सांद्रण, ताप, सांद्रता तथा देने की अवधि पर निर्भर करता है। इथाइलिन ऑक्साइड गैस का सांद्रण या गैस निर्माता द्वारा निर्धारित होता है। तापमान 29 से 63 डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता 30 से 50%, देने का समय, एक्सपोजर समय आर्द्रता तथा तापमान के साथ बदलता रहता है। इसमें लाभ हैं, बहुत सारे लाभ हैं, जैसे कि यह ऊष्मा के बिना वस्तुओं को निर्जीवाणुकृत कर देती है। ये कोरोसिव नहीं होती, यानी कि हाथ पैर में जलन, हमारी उंगलियों में, त्वचा में जलन उत्पन्न नहीं करती है। यह सभी छिद्रित वस्तुओं में घुस सकती है। इसकी कुछ हानियाँ भी हैं, जैसे कि इसके द्वारा निर्जीवाणुकरण करना जो है बहुत जटिल प्रक्रिया होती है, यह उत्तम नहीं है और इसका प्रत्येक चक्र जांच विश्लेषण करना पड़ता है और सूक्ष्म जीव विहीन वस्तुओं को उपयोग में लाने से पहले उन्हें हवा में सुखाना पड़ता है। इसमें जो इसके उपयोग से जो प्रक्रिया होती है वो धीमी और लंबी होती है। इसमें जो है खर्च बहुत अधिक आता है। ये सब इसकी हानियाँ हैं। उसके बाद अगला जो है हमारा वो है एल्कोहल। ये ज़्यादातर वृहद रूप से उपयोग किया जाने वाला एक विसंक्रामक पदार्थ होता है जिसका हम उपयोग करते हैं। एल्कोहल साधारणतः उपयोग विसंक्रामक कारक के रूप में करते हैं।
ये जो है 70 से 95% इथाइल एल्कोहल का या आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का उपयोग होता है। यह सूक्ष्म जीवों की कोशिका प्रोटीन को स्कंदित करके उन्हें नष्ट कर देता है। इसका भी काम है सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करना, बल्कि सूक्ष्म जीवों के बाहरी खोल में पाए जाने वाले प्रोटीन को ये जमा देता है, कोगुलेट कर देता है, जिसकी वजह से सूक्ष्म जीव जो है विभाजित नहीं हो पाते हैं। इससे बहुत सारी हानियाँ भी हैं, जैसे कि 50% से अगर कम सांद्रण में इसका उपयोग किया जाए तो ये प्रभावहीन होता है। इसके रक्त साफ करने के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। यह त्वचा में प्रवेश नहीं करता, अतः इसका उपयोग बाह्य ऊतकों की बाहरी सतह को ही सिर्फ साफ कर सकते हैं। यह कठोर पदार्थ को गला भी देता है। अधिक समय तक इसे प्लास्टिक और पॉलीथीन की वस्तुओं पर लगाने से वस्तुएं खराब भी हो सकती हैं और ये बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है। इस कारण ये इसकी हानियाँ हैं। इसका उपयोग जो हम कर सकते हैं इंजेक्शन को लगाने से पहले त्वचा को साफ़ करने के लिए, ऑपरेशन से पहले त्वचा को तैयार करने के लिए। इसका अधिकतर उपयोग जो है एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। स्वच्छ वस्तुओं या कठोर सतहों को विसंक्रमित करने के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला है हमारा हाइपोक्लोराइट। हाइपोक्लोराइट रासायनिक जीवाणु रोधकों के क्लोरीन समूह आते हैं। यह रसायन सूक्ष्म जीवों के एंजाइम का ऑक्सीकरण कर उन्हें नष्ट कर देते हैं। रोगाणु रोधक के रूप में हाइपोक्लोराइट के निम्न रूप उपलब्ध होते हैं। पहला है लिक्विड सोडियम हाइपोक्लोराइड और दूसरा है सॉलिड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। उपयोग रक्त फैलने या रक्त संचारित विषाणु संक्रमण का संदेह होने पर वातावरण को शुद्ध करने के लिए इसका उपयोग होता है। इसमें कुछ सावधानियां भी रखनी पड़ती है। आँख तथा त्वचा से दूर रखना पड़ता है क्योंकि ये जलन उत्पन्न कर सकता है। इसे सूंघने से हमको बचना चाहिए क्योंकि यह जो है हमारे फेफड़ों को हानि पहुंचा सकता है। उसके बाद है फिनॉल डेराइवेटिव्स या फिनॉल व्युत्पन्न। फिनॉल की यौगिक सूक्ष्म जीवों की प्रोटीन को स्तंभित कर अपना कार्य करते हैं। तो ये फिनॉल डेराइवेटिव्स भी जो है अल्कोहल और फॉर्मेल्डिहाइड की तरह ही कार्य करते हैं। ये जो है सूक्ष्म जीवों की बाहरी भित्ति में पाए जाने वाले प्रोटीन को स्कंदित यानी कि कोगुलेट कर देते हैं, जिससे वो सूक्ष्म जीव विभाजित होने में असमर्थ हो जाता है। फिनॉल का जो है अधिकतर उपयोग हम घरों में करते हैं। इसका जो है 2% फिनॉल यौगिक उपयोग में लाया जाता है। घर की दीवार, फर्श और घरेलू सामान को हम इसको आसानी से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हमको त्वचा से दूर रखना पड़ता है। इसे सूंघना नहीं चाहिए और इसका इस्तेमाल करते समय हमको दस्तानों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद बारी आती है क्लोरहेक्सिडिन की। क्लोरहेक्सिडिन त्वचा व श्लेष्मा कला के लिए एक उपयुक्त रोगाणु रोधक या डिसइंफेक्टेंट होता है, लेकिन यह एक विषाक्त रसायन होता है। इसका उपयोग जो है हम हाथ धोने के लिए कर सकते हैं, ऑपरेशन से पहले त्वचा को साफ़ करने के लिए कर सकते हैं, गंदे घावों को धोने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है आयोडीन ग्रुप की। आयोडीन ग्रुप के इस समूह में यौगिक जिनका उपयोग निर्जीवाणुकरण व विसंक्रमण के लिए किया जाता है वो निम्नलिखित हैं। एक है एक्वस आयोडीन और दूसरा है टिंचर आयोडीन। पोविडोन आयोडीन का उपयोग हाथों को शल्य क्रिया करने से पहले विसंक्रमित करने के लिए किया जाता है। शल्य क्रिया की तैयारी के लिए आयोडोफॉर्स अधिक उपयुक्त रहता है। ज़्यादातर जो ऑपरेशन से पहले हम जो है ज़्यादातर जो है इसी का उपयोग करते हैं, आयोडीन ग्रुप का। इसका जो है सॉल्यूशन हमको बाज़ारों में, मार्केट में बीटाडीन के रूप में मिल जाता है, जिसमें पोविडोन मौजूद होता है और इससे हम ऑपरेशन से पहले त्वचा को साफ़ करने के लिए या घावों को साफ़ करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है ग्लूटेरल्डिहाइड की। ग्लूटेरल्डिहाइड प्रोटीन का अप्राकृतिकरण कर सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। तो ग्लूटेरल्डिहाइड जो है फिनॉल और अल्कोहल और फॉर्मेल्डिहाइड की समान ही कार्य करता है सूक्ष्म जीवों को पूरी तरह से नष्ट नहीं करता, बल्कि उनकी प्रजनन और वृद्धि को बस रोकता है। यानी कि उनमें जो सूक्ष्म जीव हैं उनमें जितने भी प्रोटीन हैं, चाहे वो उसके साइटोप्लाज्म में हो चाहे उसके आउटर मेम्ब्रेन में हो, तो उसको वो क्या करता है, स्कंदित कर देता है, कोगुलेट कर देता है। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि किसी अंडे को, जो अंडा है, अगर उसको उबाल दिया जाए यानी कि उसके अंदर प्रोटीन को हम कोगुलेट कर दिया जाए तो उसमें से क्या चूजा निकलेगा? नहीं निकलेगा, यानी कि अंडे की वृद्धि अब रुक जाती है। सेम वैसे ही काम ये सारे रसायन करते हैं, उसमें ये भी सम्मिलित है ग्लूटेरल्डिहाइड। वो क्या करता है, किसी सूक्ष्म जीवों के अंदर के प्रोटीन को कोगुलेट कर देता है, जिसकी वजह से वो सूक्ष्म जीव का वृद्धि रुक जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीव तो मौजूद रहेगा लेकिन उसकी वृद्धि खत्म हो जाएगी। तो ग्लूटेरल्डिहाइड जो है प्रोटीन का अपाकृतिकरण कर सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। सक्रिय ग्लूटेरल्डिहाइड का 2% विल्डियन, जीवाणुनाशक, HIV सहित विषाणुनाशक और
क्षय रोग जीवाणुनाशक तथा बीजाणुनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। यानी कि टीबी के बैक्टीरिया जिसको हम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, उसके जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग क्या है? गर्मी से नष्ट होने वाले उपकरण जैसे कि फाइबर ऑप्टिक व लेंस तथा उन उपकरणों को जिन्हें विसंक्रमित करने के लिए ऑटोक्लेव में नहीं रख सकते, उनको इसके द्वारा हम साफ़ कर सकते हैं। रबर व प्लास्टिक के सामानों को विसंक्रमित भी किया जा सकता है इसके ज़रिए से। और कुछ निर्देश हैं जैसे कि उपकरणों को विसंक्रमित करने से पहले उन्हें साफ़ कर लेना चाहिए, इसे शुद्ध रूप से उपयोग करना चाहिए और 5 लीटर द्रव को सक्रिय करने के लिए इसमें 100 मिलीलीटर उत्तेजक मिलाना चाहिए। यानी कि इसमें हमको 5 लीटर द्रव में लगभग 100 मिलीलीटर जो है ग्लूटाल्डिहाइड की मात्रा मिलानी चाहिए। कुछ सावधानी भी है इसमें कि इसको हम आँखों, नाक, कान, मुंह से बचा कर रखना है हमको। इसको निगला नहीं जा सकता क्योंकि हानि हो सकती है, क्योंकि विषाक्त है। त्वचा और आँखों के संपर्क से हमको इसको दूर रखना पड़ता है। फेफड़ों के लिए हानिकारक होता है। इसका रसायन का उपयोग करते समय प्लास्टिक के एप्रॉन या दस्ताने का उपयोग हमको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये जिस प्रकार से जीवाणुओं के लिए हानिकारक है, ये सभी रसायन उसी प्रकार से ये हमको भी हानि पहुँचा सकते हैं। इसके बाद एक टॉपिक और बचता है लास्ट में, इर्राडिएशन, यानी कि रेडिएशन के जरिए से, विकिरण के जरिए से सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने की विधि। निर्जीवीकरण का यह एक व्यावसायिक तरीका है। इसके लिए अधिकतर कोबाल्ट 60 नामक जो है विकिरण का उपयोग किया जाता है, से निकलने वाली विकिरणों का उपयोग किया जाता है। कोबाल्ट 60 एक रेडियोधर्मी अपस्थानिक है जो विखंडित होने पर विद्युत चुंबकीय तरंग गामा किरणों को उत्पन्न करने में सक्षम होता है। विकिरण निर्जीवाणुकरण औद्योगिक स्तर पर निर्जीवीकरण की सर्वाधिक उपयोग में आने वाली विधि होती है। यह कुछ पदार्थों के भौतिक गुणों को बदल सकती है। तो ये कोबाल्ट 60 जो है एक तरह की विकिरण है जिसके द्वारा गामा किरणें प्रोड्यूस की जाती हैं। जिस वस्तुओं को हमको निर्जीवीकृत करना है इन के विकिरण के जरिए से, उन वस्तुओं को सबसे पहले हम पॉलीथीन बैग में सामने की तरफ रख देते हैं और वो पूरा का पूरा एरिया जो है मनुष्य रहित होना चाहिए। उस पर हम जो है कोबाल्ट 60 की विकिरण को प्रक्षेपित करते हैं और उससे निकलने वाली जो गामा किरण होती है उन सभी वस्तुओं से वो सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है। इस प्रकार से विकिरण से भी हम सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट केमिकल डिसइंफेक्टेंट। थैंक यू।